राजेश भाई साहब, आप पहली बार मेरे कार्यक्रम में आए हैं, आपका स्वागत है। मैं थोड़ा एक चीज ये समझना चाह रहा था कि अब राजनीति में भी एक नेता हुए हैं और एक कहा जाता है कि ये चाणक्य हैं। चाणक्य से मतलब होता है कि भाई ये मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, और मैनेजर को ये भी छूट दी जाती है कि वो अनैतिक काम भी करेगा, वो सरकारें तोड़ेगा भी, वो लोगों को इस तरह के ऑफर देगा जो नैतिक नहीं है। मैं थोड़ा दर्शकों के साथ बता दूं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो केवल एक व्यक्ति होता था, प्रिंसिपल, उसके अलावा दूसरा नहीं होता। अब सुनते हैं मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब स्कूल चलाते हैं ज्यादा, प्रिंसिपल साहब उनके मातहत जैसे काम करते हैं। अब अगर हम लोग अपनी प्रिंट खास करके देख लें तो संपादक जी एक होते हैं, लेकिन एक एडवर्टीजमेंट जो ला रहा होता है उसका भी एक बड़ा प्रभाव होता है कि भाई किस पेज पे ये पेज खबर यहां ना जाए, और ये हम सब लोग इसको कहीं ना कहीं झेले हुए हैं। उसी तरह से पार्टी में लीडर और व्यवस्थापक हो गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को लीडर तो मिल गया है, लेकिन जैसे बीजेपी में अमित शाह साहब के ऊपर बहुत बड़ा वो है कि वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। वो पहलवानों को उन्होंने एक कप चाय के लिए बुलाया और जैसा निकल रहा है कि वो पॉक्सो ऑक्सो सब ड्रॉप, तो एक कप चाय पिला के अगर इतना अच्छा मैनेजर कोई है कांग्रेस का, इट लैक्स दैट मैनेजर, या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में उस तरह के मैनेजर की ना स्थान है ना जरूरत है। मैं दोनों चीजें समझना चाहूंगा। राजेश भाई साहब जी, धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहली बात तो ये कि आपके कार्यक्रम में पहली बार आ रहा हूँ तो सचमुच में अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात जो है, मैं एक पारिवारिक शोक के कारण अभी केश दान किए थे, तो इसलिए उस वजह से शायद आपको पहचानने में थोड़ा सा एक देर लगी होगी। आपने दोनों ही जिन बिंदुओं पर को रेखांकित किया है वो सचमुच में बहुत गंभीर बात है। पहली बात तो जो आपने कही है कि क्या वास्तव में एक जिस तरह से एक मैनेजर होता है, आजकल हमने मीडिया इंडस्ट्री में देखा है कि जो मैनेज करता है खबरों को, लेखों को, तो वो एक भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो रही है और सियासत में भी है। लेकिन मुझे एक उदाहरण याद आता है कि देखिए, महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े कम्युनिकेटर थे, मैं जो मानता हूं, मेरी नजर में वो एक इतने बेहतरीन संप्रेषक थे कि उनको अपनी बात ऐसे कहते थे कि लोगों को वर्षों तक, मैंने सुना है अपने नौजवानी के दिनों में कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की सभाएं सुनी थी, देखी थी, कि वो महात्मा गांधी का एक एक शब्द उनको याद था। तो महात्मा गांधी जो बोलते थे वो सच को बोलते थे, सच दिल से निकलता है। तो जो सच वो होता है वो सिर चढ़ के बोलता है, दिल से निकलता है, और उसमें किसी मैनेजर की जरूरत नहीं होती। इसलिए महात्मा गांधी ने कभी कोई मैनेजर नहीं रखा, और बिना मैनेजर रखे उन्होंने करोड़ों लोगों तक अपनी वो बात कही जो उस दौर में, जबकि ना इंटरनेट था, ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर था, ना अखबार थे, ना टेलीफोन उस तरह से थे, ना दूसरे यानी ट्रेन या बस या उस तरह के और कनेक्शन उस तरह के थे, लेकिन वो संसार के सबसे बड़े कम्युनिकेटर बन जाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब कोई सच को सामने लाता है, सच के साथ संवाद करता है, तब उसको किसी प्रकार के कम्युनिकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दरअसल कांग्रेस पार्टी, मुझे जो लगता है, कुछ एक वर्षों में एक ऐसे झूठ के प्रपंच में उलझ गई या उलझा दी गई कि वो सच की बात करना ही शायद कुछ दिनों के लिए भूल गई, मैं कह सकता हूं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, क्योंकि झूठ का पाखंड उजागर हो गया है और जो सच, एक बार फिर सच की पटरी पर कांग्रेस की गाड़ी लौटती हमें दिखाई पड़ती है। हमने बीते दिनों राहुल गांधी को देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई उसमें उन्होंने बातें, हो सकता है कभी कभी राजनीति की भी की हैं, लेकिन उनका जो तरीका था वो गैर राजनीतिक था, जो महात्मा गांधी का था। तो मैं उनकी महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि महात्मा गांधी से अगर उनके सिद्धांतों से कुछ उन्होंने सीखा होगा तो शायद ये सीखा है। तो एक बात तो यह है कि अब वो सच की बात करने लगे हैं, और अमेरिका के उनके भाषण में उन्होंने जो बातें रखी हैं वो सिर्फ सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। उस भाषण की व्याख्या, मुझे लगता है कि आपने चूंकि कहा था कि पहले दौर में हम संक्षिप्त बात करेंगे, लेकिन मैं बस इसी बात के साथ अपनी टिप्पणी अभी समाप्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र के बारे में
अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों के दिलों में जिन प्रतीकों के माध्यम से वो बातें की हैं, उनके साथ संवाद किया है, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे वो गुरु नानक का हो, चाहे वो बाबा साहेब आम्बेडकर का हो, चाहे नेहरू का हो, तो जो भी उन्होंने प्रतीकों के जरिए बात की है वो लोगों के दिल से दिल तक उतरी है। तो ये सच के साथ संवाद था मेरी नजर में। जी आनंद जी जी। मेरे एक दर्शक है राजेश भाई, आपसे मतलब वो सवाल आपसे ही है। राहुल will change the mindset of the people towards politician. As per him, politicians should go to the people and solve their problem, not that they should bring it to the politician. मूल रूप से वो कहना ही चाह रहे हैं कि राहुल ने जो एक नया शुरू किया, और खास करके भारत जोड़ो यात्रा से वो साफ साफ कहते हैं कि संवाद और संपर्क, नेता को इससे अगर वो हटेगा तो वो अपनी रूट से कट जाएगा, और ये वो बार बार एक्नॉलेज करते हैं कि ये हुआ है हमारे साथ। और जब से वो संवाद और संपर्क में आए, तो क्या ये दूसरी पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं से लागू हो ही जाएगा देर सवेर? लोगों को झक मार के जाना पड़ेगा, आदमी के पास संवाद करना पड़ेगा, संपर्क रखना पड़ेगा। राजेश जी। देखिए आनंद जी, मेरा मानना यह है कि आपको इस बात का श्रेय तो राहुल गांधी को देना होगा कि भारतीय सियासत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी अगर हम देखें तो भी, और कम से कम भारत के संदर्भ में देखें तो भी, उन्होंने पहली बार, मतलब हम लोग तो 46 साल की पत्रकारिता में देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि गंभीर रूप से वैचारिक आधार पर राजनीति करने की शुरुआत की है। और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1985 के बाद या 90 के आसपास जब क्षेत्रीय पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां आईं, तो उनके अपने हित और अपने स्वार्थ भी सामने आए, और देश ने अस्थिर राजनीति का एक लंबा दौर देखा। फिर उसके बाद उस अस्थिर राजनीति का परिणाम ये निकला कि गठबंधनों का दौर आया, और गठबंधन में हम जानते हैं सरकारें तो चलती हैं, लेकिन बहुत कुछ देश की सेवा वो नहीं, हाँ अपने अपना दल अपनी अपनी सेवा जरूर सरकार से करा लेता है। तो ऐसी स्थिति जब बन गई तो सवाल यही था कि क्या ये कभी दोबारा वैचारिक आधार पर भारत की राजनीति की गाड़ी जो है वो पटरी पर लौटेगी? तो मैं कह सकता हूं कि ये बात सही है, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों में, चाहे वो मैच्योरिटी ना रही हो भारत जोड़ो यात्रा के पहले, लेकिन एक जो कॉमन चीज है वो, मैं जो निरंतरता है जो पिछले 8-10 वर्षों में मैं देख रहा हूं, कि वो जो चिंता करते हैं वो चिंता इस बात की करते हैं कि इस देश को नफरत की नहीं, इस देश को समाज को बांटने की नहीं, इस देश को मजहब के आधार पर बांटने की नहीं, इस देश में हिंसा और जो असहिष्णुता की बात करते हैं, उनकी जरूरत इस देश को नहीं है, बल्कि इस देश में संवैधानिक भारतीय संविधान के आधार पर एक मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये यकीनन मैं कह सकता हूं कि दूसरी पार्टियों पर, अगर एक जैसे कांग्रेस पार्टी में, एक उदाहरण देता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया, देश भर में मतदाताओं की सूची प्रकाशित हुई और एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या दृश्य हम देखते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में? हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहीं अंतरिक्ष से एक एक्सटेंशन लेटर मिलता है। अब क्या किसी लोकतांत्रिक पार्टी में अध्यक्ष से ऊपर भी कोई उसको एक्सटेंशन देने वाला पैदा हो सकता है? लेकिन है भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा को हमने देखा कि एक्सटेंशन दिया गया। कौन सी बैठक हुई, कहां चुनाव हुआ, कहां मतदाताओं की बारी आई, क्या कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त हुआ? तो एक तरफ चुनाव जो कि लोकतंत्र की आत्मा है, निर्वाचन लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी कहीं कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज, अब एक झलक आप प्रादेशिक पार्टियों में देख लीजिए, तो आप एनसीपी में देख लीजिए, पवार साहब 2 दशकों से भी अधिक समय से अध्यक्ष बने हुए हैं। कभी आपने उनकी पार्टी में चुनाव की बात सुनी है? कभी क्या उनके वोट, उनके सांसदों, विधायकों या उनके मतदाताओं ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव वोट डालकर किया है? मुझे तो नहीं याद आता। ममता बनर्जी 25 साल से अपनी पार्टी की सुप्रीमो बनी हुई हैं, मायावती बनी हुई हैं, दूसरे वाईएसआर कांग्रेस आप देख लीजिए, तेलुगु देशम देख, हमें क्षेत्रीय पार्टियों में भी आंतरिक लोकतंत्र नजर नहीं आता, ना ही उनमें
स्थानीय स्तर पर उनके चुनाव होते नजर आते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी की गाड़ी पटरी पर आएगी, वो एक लोकतांत्रिक पद्धति से काम करेगी, वो एक वैचारिक आधार से काम करेगी, तो मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न का दूसरा भाग था कि निश्चित रूप से ये बात होगी कि दूसरी पार्टियों को भी कांग्रेस पार्टी का अनुसरण करना पड़ेगा, उन्हें अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत शक्ल देनी होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिना देखिए, जब तक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आप मौका नहीं देंगे, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप को मौका नहीं देंगे, तो कब तक वो आगे बढ़ने का काम कर सकती है। तो मुझे लगता है ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को भारतीय राजनीति के अन्य दलों को समझना पड़ेगा। जैसा कि कांग्रेस ने, तो चलिए मैं जैसे एक बात और उदाहरण दे देता हूं आपको कि चेहरे की राजनीति की बड़ी चर्चा होती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में क्या कांग्रेस पार्टी चेहरा देगी? मुझे तो नहीं याद आता कि कांग्रेस पार्टी ने कोई भी किसी भी चुनाव में कभी भी कोई चेहरा पेश किया हो, मुझे तो नहीं याद आता। आपको हो सकता है कि मेरी स्मरण शक्ति में कहीं कोई छूट गया हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो चुनाव होता है वो निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। तो अगर आप एक उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो वो संसदीय प्रक्रिया की अवहेलना है। लेकिन हमने देखा है कि एक पार्टी ऐसी है जो अपने जेब से मुख्यमंत्री का नाम एकदम से निकलता है, शपथ लेने की तैयारी मनोज सिन्हा करते हैं, बनारस में मंदिर मत्था टेक के आते हैं और मुख्यमंत्री कोई दूसरा हो जाता है। झारखंड में कोई नाम कोई दूसरा चलता है और अचानक जेब से एक नाम निकलता है। तो ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है आनंद जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस राजेश भाई महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर का वो जा रहे होते हैं, उनको कहा जाता है नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको तो वही मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस कदम से निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल मिलेगा, मजबूत होगी। जी।